तो पहले मैं देखो, कल मैंने गॉस थ्योरम की स्टार्टिंग कराई थी। आज मैं गॉस थ्योरम को अप्लाई करना सिखाऊंगा। जो स्टूडेंट कल एब्सेंट थे वो मेरे से वीडियो ले लेना। तुम्हें मालूम है डेली रिकॉर्डिंग चलती है। और भाई साहब जो 11th में थे वो जानते हैं इस रिकॉर्डिंग का बेनिफिट। जब एग्जाम्स आते हैं बस ये कहना है सर ये वाला टॉपिक दोबारा पढ़ना है, ले वीडियो, ये वाला दोबारा पढ़ना है, ये वीडियो। अच्छा, इनकी ना मैंने शॉर्टकट वीडियोस भी बना रखी है। सपोज करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की 40 रिकॉर्डिंग है, बोर्ड एग्जाम से पहले रिवाइज करना है, तो 40 कौन रिवाइज करेगा? तो मैंने सिर्फ 6 वीडियोस में रैपिड वे में अपना सारा सिलेबस रिकॉर्ड कर रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो ये हेल्प करने के लिए है। इनको प्राइमरी टूल मत समझो, प्राइमरी तो क्लास में पढ़ाई है, सेकेंडरी आपकी वीडियो से। गॉस थ्योरम का 5 मिनट के लिए रिकैप, फिर अप्लाई करेंगे। मेरे बेटा गॉस थ्योरम का फॉर्मूला था लास्ट में जो निकाला था, क्लोज्ड इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 5-7 मिनट लगने दो। और जो कल एब्सेंट थे वो फिलहाल के लिए फॉर द टाइम बीइंग इस फॉर्मूले को लर्न कर लो, और जब शाम को वीडियो देखोगे तो पक्का हो जाएगा। क्या फॉर्मूला देख करके बोल दो अभिजीत। क्लोज इंटीग्रल, अब आवाज नहीं, क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक बार फिर से बोलो, क्लोज इंटीग्रल। ये क्लोज का साइन मुझे ये बताता है कि दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द क्लोज सरफेसेस। अदरवाइज आप लोगों ने ये तो बहुत बार पढ़ा होगा, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर या जो भी पढ़े होंगे, क्लोज का निशान नहीं देखा होगा। ये सिर्फ क्लोज सरफेसेस पर लगता है। तो मेरे बेटा जैसे मैं कहूँ कि बेटा इस वाले सरफेस पर गॉस थ्योरम लगा दो, नहीं लगेगी। इस पर लगा दो, ये चारों तरफ से क्लोज है, लग जाएगी। मैं कहता हूँ बेटा इस सरफेस पर गॉस थ्योरम लगा दो, नहीं लगेगी। अब लगा दो, ये लग जाएगी। जहां पर भी ये गॉस थ्योरम अप्लाई करी जाएगी उसे बोला जाएगा इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। फॉर्मूला एक बार फिर लिख रहा हूं, इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जान के 2-3 दिन बाद लिख रहा हूं बेटा, जिससे फॉर्मूला दिमाग में एक बार सेट हो जाए। कल पूरे मुझे 40 मिनट लगे थे इस फॉर्मूले को एस्टेब्लिश करने में। इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। q क्या है? चार्ज एनक्लोज्ड। q क्या है? चार्ज एनक्लोज्ड। ये निशान क्या बताता है बेटा? ये बताता है कि ये फॉर्मूला सिर्फ क्लोज सरफेसेस पर लगेगा। इसका यूज क्या होता है बेटा? इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ds क्या है? वेरी स्मॉल सरफेस एरिया। q क्या है? चार्ज एनक्लोज्ड। एप्सिलॉन नॉट को जानते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब मैं शुरू करता हूं यहां। किसी सरफेस में, क्लोज सरफेस में, उसके अंदर 1 कूलम चार्ज है, तो Q को लिखेंगे 1 कूलम। एक और 1 कूलम अंदर आ गया तो Q को लिखेंगे 1 कूलम। एक और 1 कूलम अंदर आ गया तो Q को लिखेंगे 3 कूलम। यानी सिर्फ ये है तो 1 कूलम है Q, ये भी आ गया तो 2 कूलम है Q, ये भी आ गया तो 3 कूलम है 2। लेकिन बाहर चार्ज आ गया तो वो इंक्लूड नहीं होगा। Q इज चार्ज एनक्लोज्ड। जहां गॉस थ्योरम लगा रहे हो, जिस सरफेस पर गॉस थ्योरम लगा रहे हो, उसके अंदर का चार्ज है Q। बाहर वाले चार्जेस को कंसीडर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? जो बच्चे कल आए थे, पहले मैं उनके लिए बता रहा हूं, जो कल एब्सेंट थे वो 2 मिनट के लिए ना भी सुनो तो चलेगा। मेरे बेटा मैंने बताया था फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स का फॉर्मूला था q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2 मिनट के लिए बाकी सब सुनना बंद कर सकते हैं जो एब्सेंट थे। फाई इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, और यदि मेरे बेटा फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है तो चार्जेस को प्लस और माइनस साइन के साथ रखा जाएगा। किसी सरफेस के अंदर लाइंस पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो पॉजिटिव चार्ज रखने से फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, और किसी सरफेस के अंदर नेगेटिव चार्ज रखोगे
तो फ्लक्स नेगेटिव आएगा, क्योंकि चार्ज नेगेटिव रखेंगे तो फ्लक्स नेगेटिव आ जाएगा। 100 बात की एक बात, फ्लक्स इज द स्केलर क्वांटिटी। सभी स्केलर क्वांटिटीज में चार्जेस को प्लस और माइनस साइन के साथ रखा जाता है। यदि आप चार्जेस को प्लस और माइनस साइन के साथ रखोगे तो फ्लक्स भी प्लस माइनस आएंगे। मेरे क्लोज सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो फ्लक्स भी पॉजिटिव आएगा, और मेरे क्लोज सरफेस के अंदर नेगेटिव चार्ज है तो फ्लक्स भी नेगेटिव आएगा। तो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स की पहचान कर सकता हूं। मैंने अंदर रख दिया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस हमें जाती है, इलेक्ट्रिक लाइंस हमें जाती है। नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड आती है इलेक्ट्रिक लाइंस। यही पहचान है पॉजिटिव फ्लक्स और नेगेटिव फ्लक्स की। मुझे आप चार्ज मत दिखाओ चार्ज क्या है। मुझे जब भी लाइनें बाहर जाती दिखेंगी तो मैं कह दूंगा पॉजिटिव फ्लक्स है, और जब लाइन अंदर आती दिखेंगी मैं कह दूंगा नेगेटिव फ्लक्स। मुझे इस बात से मतलब नहीं कि अंदर चार्ज है या नहीं है। मेरे को कोई भी लाइन सरफेस में घुसती दिखी तो मैं कहूंगा नेगेटिव फ्लक्स। 2 लाइन एंटर हुई तो फ्लक्स इज -2, 3 लाइन एंटर हुई फ्लक्स इज -3, 1 लाइन बाहर निकली फ्लक्स इज +1, 2 लाइन बाहर निकली। फ्लक्स क्या था? मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। 2 लाइन बाहर निकली तो बेटा ये हो गया +2, 3 लाइन बाहर निकली तो +3। अब मैं आपको बताता हूं बेटा बाहर वाले चार्ज कंसीडर क्यों नहीं करते। मेरे सरफेस के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज बंद है। पॉजिटिव चार्ज में से 1 लाइन बाहर निकली तो फ्लक्स हो गया +1, एक और बाहर निकली +2, एक और बाहर निकली +3। जितनी लाइंस बाहर निकलेंगी वो पॉजिटिव फ्लक्स को बढ़ाती जाएगी। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी इन सब का पॉजिटिव फ्लक्स बनाने में कंट्रीब्यूशन होगा। ये सारे मिलकर के बनाएंगे पॉजिटिव फ्लक्स। जिस सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है उस सरफेस में सिर्फ पॉजिटिव फ्लक्स होगा। अब यदि मेरे सरफेस के अंदर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस इसके टुवर्ड आएंगी तो नेगेटिव फ्लक्स, एक और आई नेगेटिव फ्लक्स, एक और आई नेगेटिव फ्लक्स, यानी सारी लाइनें नेगेटिव फ्लक्स बनाने में कंट्रीब्यूट करेंगी। तो मेरे सरफेस के अंदर नेगेटिव फ्लक्स होगा। अंदर वाले चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फ्लक्स बनाएंगे, अंदर वाले चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव फ्लक्स बनाएंगे। अच्छा, बाहर यदि कोई चार्ज रखा है तो उसका फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्यों? मान लो इस पॉजिटिव चार्ज से एक लाइन निकली, बताओ इस समय ये सरफेस से एग्जिट कर रही है या एंट्री ले रही है? नेगेटिव फ्लक्स। लेकिन ये लाइन आगे बढ़ के निकल भी गई, इसने नेगेटिव फ्लक्स बनाया पहले और फिर निकलते समय पॉजिटिव फ्लक्स भी बना दिया। इसने फ्लक्स क्रिएट किया -1, साथ में क्रिएट किया +1, तो टोटल फ्लक्स क्रिएटेड बाय दिस चार्ज इज 0। एक और ले लो, ये लाइन निकली नेगेटिव फ्लक्स, बाहर से गई पॉजिटिव फ्लक्स, टोटल कंट्रीब्यूशन इन फ्लक्स इज 0। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। मैं उसे थ्योरी के फॉर्म में बता रहा हूं कि बाहर वाले चार्ज कंट्रीब्यूट क्यों नहीं करते फ्लक्स में। गॉस थ्योरम में आउटसाइड वाले चार्ज क्यों नहीं लेते? क्योंकि आउटसाइड वाले चार्ज जितना नेगेटिव फ्लक्स बनाते हैं उतना ही पॉजिटिव फ्लक्स बनाते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया। तो मैं ये समझ चुका कि गॉस थ्योरम में सारा खेल फ्लक्स का है। जो बच्चा कल से आ रहा है, सारा खेल फ्लक्स का है। अंदर वाले चार्ज फ्लक्स बनाने में हेल्प करेंगे तो आप उन्हें कंसीडर करोगे, चाहे प्लस हो या माइनस। बाहर वाले चार्ज फ्लक्स बनाने में कोई हेल्प नहीं करेंगे तो आप उनको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे। ये पॉइंट हुआ समाप्त, गॉस थ्योरम का पहला पॉइंट। अब मैं वापस वहीं पहुंचता हूं जहां से मैंने शुरुआत करी थी, क्योंकि आज गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस चल रही है तो उसी के बारे में बात चल रही है। गॉस थ्योरम का फॉर्मूला है इंटीग्रल क्लोज्ड इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 100 बात की एक बात, E क्या है? फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ds क्या है? वेरी स्मॉल सरफेस।
और Q क्या है? चार्ज एनक्लोज्ड, पूरा बोलेंगे चार्ज एनक्लोज्ड। और ये निशान क्या बता रहा है? ये बता रहा है ये सिर्फ क्लोज पाथ पे लगेगा, क्लोज सरफेसेस पर लगेगा। अब इसकी हेल्प लेकर के हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना शुरू करते हैं। अच्छा, छोटे मोटे फॉर्मूले तो पता ही है। जैसे मान लो मैं कहता हूं ये लाइन है, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, डीएल 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 डीएल, छोटे छोटे पीस कर दिए। डिफरेंशियल का मतलब होता है टू डिवाइड। इंटीग्रल डीएल का मतलब होता है इन सारे छोटे पीसेस को ऐड करना, और सबको ऐड करके आ गया एल। इंटीग्रल डीएल का मतलब है जितने भी पॉसिबल, सुनो मेरे बेटा, जितने भी पॉसिबल डीएल है उन सबका सम। इंटीग्रल डीएल का मतलब है बेटा जितने भी पॉसिबल। आज कौन एब्सेंट दिखाई दे रहा है जो याद हो? तनुष, वो 5 बजे आएगा। और कोई दिख रहा हो? मल्लिका, वो भी 5 बजे। चलो, मतलब एब्सेंट नहीं होना चाहिए। तो इंटीग्रल डीएल का मतलब है जितने भी पॉसिबल डीएल है उन सबका सम। इंटीग्रल डीएस का मतलब है जितने भी पॉसिबल डीएस है उनका सम। जैसे मैं कहूं ये एक स्फीयर है, यहां पर इंटीग्रल डीएस की वैल्यू बताओ, इंटीग्रल डीएस की वैल्यू बताओ। सुनिए मेरी बात, तो आप क्या लिखेंगे? आप जानते हैं डीएस है वेरी स्मॉल सरफेस। ये क्या है? वेरी स्मॉल सरफेस। ये क्या है? वेरी स्मॉल सरफेस। इंटीग्रल डीएस यानी इन सारे स्मॉल सरफेसेस का सम। और यदि आप इन सारे स्मॉल सरफेसेस का सम लेते हो तो वो तो पूरे स्फीयर का एरिया बन जाएगा, और पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² है। तो इंटीग्रल डीएस 4πr² बनेगा। तुम तो एक बात दिमाग में बिठा लो, इंटीग्रल का मतलब है सम। इंटीग्रल डीएल का मतलब जितनी भी छोटी छोटी लेंथ है उन सबका सम। इंटीग्रल डीएस का मतलब जितने भी छोटे छोटे सरफेस है उन सबका सम। मैं यहां पर एक सिलेंडर लिए बैठा हूं, इस सिलेंडर पर मैं कहता हूं इंटीग्रल डीएस बताओ, तो इंटीग्रल डीएस बनाने के लिए, हाँ बोलो बेटा। बेटा ये स्फीयर है, असल में बोर्ड हमारा 2D है। स्फीयर इज लाइक अ बॉल, बोर्ड पे लग रहा है इट इज लाइक अ सर्किल। ये एक बॉल की तरह से है, तो उसका पूरा एरिया 4πr²। ठीक है, चाहूं तो मैं यहां से शेप सिलेक्ट कर सकता हूं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं। अब बेटा ये है सिलेंडर, सिलेंडर में कहूं इंटीग्रल डीएस बताओ, तो इंटीग्रल डीएस का मतलब छोटा सा सरफेस यहां लो, छोटा यहां लो। बताओ यदि इन सारे सरफेसेस को ऐड करोगे तो सिलेंडर का सरफेस एरिया बन जाएगा। तो अब की बार सिलेंडर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा। आप ये नहीं रख सकते कि इंटीग्रल डीएस 4πr² है या 2πrh है या क्या है, डिपेंड करेगा शेप टू शेप, जगह जगह पर डिपेंड करेगा क्या है। और एक आखिरी बात, उसके बाद हमारे टॉपिक शुरू। थीटा किस किस का एंगल था? यदि कल आप आए थे तो बता दो। नॉर्मल टू द सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। थीटा किस किस के बीच का एंगल था? नॉर्मल टू द सरफेस। मान लो मैं ये कहता हूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये सरफेस है, थीटा बताओ। तो आप सरफेस का नॉर्मल बनाइए और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़ाइए, इस एंगल को थीटा बोलेंगे। थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एप्लीकेशन शुरू करने से पहले देखो बेटा, मैं पक्का बता रहा हूं, जिसने मेरे बेसिक सारे ध्यान से सुन लिए, डेरिवेशन 2 मैंने करा दिए तो बाकी सारे खुद कर डालोगे, लेकिन हर बेसिक पता होना चाहिए जिससे रटना ना पड़े। तो एक क्विक रिकैप लिया जाएगा और फिर इसके बाद हम डेरिवेशंस की तरफ बढ़ चलेंगे। नंबर 1 बेटा मैंने फॉर्मूला बताया, तो कई बार बता दिया, इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू क्या है? चार्ज एनक्लोज्ड। ये साइन बताता है कि इट इज एप्लीकेबल ऑन क्लोज्ड सरफेसेस। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद मैंने बताया बेटा थीटा जो होता है वो एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल टू द सरफेस के बीच का। अच्छा बेटा, ये सारी बातों के अलावा और जो जरूरत पड़ेगी वो हम बताते रहेंगे। अब मैं डेरिवेशन शुरू कर रहा हूं। आपके सिलेबस में देखो, एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, मैं स्कूल के सिलेबस से एक स्टेप ऊपर तक जाता हूं।
जिससे कि बेटा हमेशा मेरा ये मानना है, आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना सीख लो तो विंध्याचल हुआ या कोई भी हिल हुआ आप उस पर चढ़ ही जाओगे। आप हाईएस्ट लेवल तक के क्वेश्चंस कर लो तो लो वाले खुद ही हो जाएंगे। और जो कहते हैं कि हमसे टफ नहीं होते, बेटा इसलिए नहीं होते कि इजी करे बगैर टफ करते हो आप। यदि आप पहले इजी फिर उससे डिफिकल्ट करोगे सारे होंगे। तो इसीलिए मैं बुक के सीक्वेंस फॉलो नहीं करता। स्कूल वाले पोटेंशियल बाद में करा रहे हैं, ये पहले करा रहे हैं, मैं अपने सीक्वेंस से चल रहा हूँ, कराएंगे वो भी सब मैं भी सब। तो अब बेटा गॉस थ्योरम की पहली एप्लीकेशन, केस 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सारे केस अब समझिएगा। ये शीट बेटा मैंने बताया था कि अभी थोड़ा मैं किसी काम में बिजी चल रहा हूँ, इसलिए 1-2 दिन शीट नहीं आ पा रही है, उसको सारे अपडेट करनी है। हर साल की शीट अलग होती है, तो कल मोस्ट प्रोबेबली परसों तक आपको मिल पाएगी शीट। हो सकता है 1 आध दिन कम ज़्यादा हो जाए, लेकिन ये सब प्रिंटेड मिल जाएंगे आपको। हर बार टाइम से मिल जाती है, अब की बार थोड़ा डिले होगी। तो मेरे बेटा पहला एप्लीकेशन मेरे से कहा चार्ज Q से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। ये कोई चार्ज है, यहां से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अब आप जरा कलाकारी देखिए, कलाकारी देखिए। मान लो यहां से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, पॉजिटिव चार्ज से अभी, तो R डिस्टेंस इधर भी फील्ड होगा E, R डिस्टेंस इधर भी फील्ड होगा E, R डिस्टेंस यहां भी फील्ड होगा E। भाई यदि R डिस्टेंस फील्ड किसे कहते हैं? 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स। फील्ड और कुछ नहीं, मैंने आपके दिमाग में ठूस रखा है, फील्ड और कुछ नहीं, 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स है। मैं कहता हूं कमरे में फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम है, तो इसका मतलब कमरे में 1 कूलम रखूंगा तो 10 न्यूटन फोर्स लगेगा। ठीक है बेटा, तो 1 कूलम रखूंगा तो 10 न्यूटन फोर्स लगेगा। तो एक बात बता दे मेरे लाल, चार्ज Q से R डिस्टेंस यहां पर 1 कूलम रखूंगा या 1 कूलम यहां R डिस्टेंस पे रखूंगा तो अलग अलग फोर्स लगेंगे क्या? सेम लगेंगे। तो फील्ड सेम है, जितना फील्ड यहां उतना ही यहां, उतना ही यहां, उतना ही यहां, उतना ही यहां, उतना ही यहां। मैंने इन सबको जोड़ दिया तो स्फीयर बन गया। आप कहोगे क्यों बनाया? फील्ड तो यहां निकालना था मेरे बेटा, गॉस थ्योरम लगानी थी। गॉस थ्योरम एक पॉइंट पर नहीं लगती, गॉस थ्योरम के लिए क्लोज सरफेस बनाना जरूरी था। तो मैंने एक स्फीयर बना दिया जिस स्फीयर पे हर पॉइंट पर सेम फील्ड है। क्या गॉस, हमें क्या निकालना था? एक पॉइंट पर फील्ड। क्या एक पॉइंट पे गॉस थ्योरम लगा सकता था? गॉस थ्योरम किस पे लगनी थी? तो मैंने एक स्फीयर बना दिया, इस स्फीयर के हर पॉइंट पर सेम फील्ड है। अब यदि मैं इस स्फीयर पर फील्ड निकाल दूं, इस स्फीयर पर फील्ड निकाल दूं तो इस पॉइंट का फील्ड खुद ही आ जाएगा। टारगेट नंबर 1 कंप्लीट, गॉस थ्योरम के लिए सरफेस बन गया। इस स्फीयर को कहा जाएगा इमेजिनरी गॉसियन स्फीयर। ये बन गया। अब गॉस थ्योरम लगाते हैं। मैं इस सरफेस पर अप्लाई गॉस थ्योरम, शॉर्ट में लिख देता हूं GT, ऑन दिस स्फीयर, जो मैंने अभी स्फीयर बनाया है। इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू Q ओपन एप्सिलॉन। Q क्या होता है? चार्ज एनक्लोज। मेरे स्फीयर के अंदर का चार्ज, मेरे स्फीयर के अंदर Q चार्ज है तो Q ही लेंगे। यदि मेरे स्फीयर के अंदर 2 कूलम होता तो 2 लेता, 3 होता 3 लेता, Q है तो Q लेंगे। अब मेरे बेटा इससे सॉल्व करो। इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर होता है E ds cos थीटा। भाई A वेक्टर डॉट B वेक्टर AB cos थीटा, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर E ds cos थीटा। क्लास 11 आपने जब डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे तो आपने पढ़ा था A वेक्टर डॉट B वेक्टर AB cos थीटा। तो ये वही फॉर्मूला है। अब बात आती है थीटा क्या लें? थीटा इज द एंगल बिटवीन
थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरे बेटा ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, बड़े केयरफुली, बहुत ही केयरफुली, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पॉजिटिव चार्ज से अवे जा रहा है। मेरे सरफेस का परपेंडिकुलर उसके पैरेलल है, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, थीटा 0। कई बच्चे कहते हैं यहां चेक करना सर, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से अवे जा रहा है और मेरे सरफेस का परपेंडिकुलर उसके पैरेलल है, थीटा 0। कहीं पे भी देख लो, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से अवे जा रहा है, सरफेस का परपेंडिकुलर उसके पैरेलल है। भाई जिस जगह का फील्ड लोगे उसी जगह सरफेस का नॉर्मल लोगे, हर जगह थीटा 0 मिलेगा। क्या मिलेगा हर जगह? अब यदि थीटा 0 है तो शॉर्टकट मार देता हूं, cos 0 हो गया 1, खत्म। अब डेरिवेशन भी खत्म। E कांस्टेंट है, आप बताओ जितना फील्ड यहां उतना ही फील्ड यहां, उतना ही फील्ड यहां, उतना ही फील्ड। E कांस्टेंट है बाहर, E कांस्टेंट है बाहर, रह गया इंटीग्रल ds। अच्छा इंटीग्रल ds मैं पहले ही पढ़ा चुका, सारे ds का सम। तुम बताओ जो तुमने गॉस थ्योरम बनाई, गॉसियन सरफेस बनाया था, गॉसियन सरफेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पे गॉस थ्योरम लगेगी। उस पर ds ले लो तो भैया उस पे ds मैं यहां भी ले सकता हूं, यहां भी ले सकता हूं, यहां भी ले सकता हूं। यदि मैं इन सारे ds का सम करूं तो पूरे स्फीयर का एरिया आ जाएगा, और पूरे स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो बेटा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसे आप लिख सकते हो, ये आंसर आ चुका है, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। यही है आंसर। तुम कहोगे ये कैसे आ गया? भाई 4 पाई को नीचे लाके एप्सिलॉन नॉट के साथ रख दो और Q अपॉन आर स्क्वायर हो गया, डेरिवेशन कंप्लीट। बोलो बेटा 0 क्यों है? मेरे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल टू द सरफेस के बीच का एंगल लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से अवे जा रहा है और सरफेस का नॉर्मल उसके पैरेलल है, थीटा 0 आ गया। ये पूरे स्फीयर की स्टडी हो गई। अच्छा अब इसमें रिवीजन नहीं करा रहा, इसके जैसे 2 डेरिवेशन है। ये तो चार्ज से r डिस्टेंस पर फील्ड था। अब मेरा क्वेश्चन है, एक हॉलो चार्ज कंडक्टर, ये मेरे पास एक चार्ज कंडक्टर है रेडियस r का, इसके पूरे सरफेस पर मैंने चार्ज q डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तुम कहोगे पिछले वाले और इस वाले में क्या अंतर है? पिछले वाले में एक पॉइंट चार्ज था, उसने फील्ड बनाया था। अब की बार पॉइंट चार्ज नहीं है, एक स्फीयर पर चार्ज है। ये एक रियलिस्टिक स्फीयर है, ये कोई इमेजिनरी स्फीयर नहीं है। मुझे पता लगाना है कि यदि कोई चार्ज स्फीयर हो, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? समझ में आ रहा है बेटा? पक्की बात, शौर्य। तो मेरे बेटा ये जो मेरा चार्ज स्फीयर है, मुझे पता लगाना है कि इसके बाहर r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पर फील्ड बताओ और इसके अंदर r डिस्टेंस पर फील्ड बताओ। ये दो डेरिवेशन है। मैं इन्हें कहता हूं वो पिछले वाले को पक्का करने के लिए है। 2 डेरिवेशन के बाद आप खुद कह दोगे सर अब तो मैं कर लूंगा, पहले अंदर वाले को छोड़ो, पहले बाहर वाले को करते हैं, इसे भूल जाओ। मुझे पता लगाना है सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर जो पॉइंट है वहां फील्ड क्या है। मान लो यहां फील्ड है E, तो बेटा यहां से r डिस्टेंस इधर भी उतना ही फील्ड होगा, r डिस्टेंस इधर भी इतना ही फील्ड होगा। और जो बच्चा आपसे कहे कि ऐसा क्यों, भैया फील्ड कहते हैं, मैं देख तीसरी बार बोल रहा हूं, 1 कूलम पे लगने वाले फोर्स को। यदि मैं r डिस्टेंस इधर 1 कूलम रखूं और r डिस्टेंस इधर 1 कूलम रखूं तो अलग अलग फोर्स क्यों लगेगा भाई, जब एक यूनिफॉर्म स्फीयर है? या तो कोई मुझे लॉजिक दो कि यहां अलग लगेगा यहां अलग। जब एक यूनिफॉर्म स्फीयर है तो चाहे r डिस्टेंस यहां रखो या यहां रखो, तुम्हें तो सेम फील्ड मिलेगा। जिसको समझ में आ गया तुम्हें कोई दिक्कत? बोलो बेटा।
समझ में आ गया तुम्हें? आ गया? हाथ नहीं उठाया ना? तो मेरे बेटा आर डिस्टेंस, सुनो, सेंटर से आर डिस्टेंस इधर जाओ या इधर जाओ, सेम फील्ड है। तो आर डिस्टेंस इधर यदि ई फील्ड है तो आर डिस्टेंस इधर भी वही फील्ड है, आर डिस्टेंस इधर भी वही फील्ड है। मैंने सारे पॉइंट इकट्ठे कर लिए और उनको जोड़ करके डॉटेड स्फीयर बनाया। डॉटेड स्फीयर कहलाएगा इमेजिनरी गॉसियन स्फीयर। तुम कहोगे इन दो स्फीयर में अंतर क्या है? अंदर वाला एक रियलिस्टिक स्फीयर है जिसे चार्ज दिया गया है। डॉटेड स्फीयर कोई नहीं था, वहां एक पॉइंट पर फील्ड निकालना था। मैं गॉस थ्योरम लगाना चाह रहा था लेकिन गॉस थ्योरम एक पॉइंट पर लग नहीं रही थी, तो मैंने एक डॉटेड स्फीयर बना दिया, उस पर गॉस थ्योरम लगा करके उस पर फील्ड निकाल दूंगा। अब जो मेरे स्फीयर का फील्ड होगा वो उस पॉइंट का भी फील्ड होगा क्योंकि वो पॉइंट उसी पर है। तो ये मेरा लॉजिक था कि पॉइंट पर नहीं निकाल सकते तो स्फीयर पे निकाल दो, स्फीयर के हर पॉइंट पे वही फील्ड है तो हमारे पास आ जाएगा। अब गॉस थ्योरम का फॉर्मूला रिवीजन ही है, इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो फॉर्मूला एक बार बोल दो, इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इक्वल टू अगली लाइन ई डीएस कॉस थीटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, थीटा की वैल्यू 0 फिर से आएगी। देख इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से अवे जाता है और सरफेस का नॉर्मल, तुम कहोगे कौन से सरफेस का नॉर्मल, अंदर वाले का या बाहर वाले का? तुम गॉस थ्योरम किस पे लगा रहे हो? फील्ड किस पे निकाल रहे हो? बाहर वाले पे। जिस पे फील्ड निकाल रहे हो उसी पे डीएस लोगे, उसी का नॉर्मल लोगे, उसी पे फील्ड निकलेगा। तो आपने सरफेस का नॉर्मल बनाया, थीटा 0 आ गया। भाई साहब हर स्फीयर में थीटा 0 आएगा। देख 2 बार हो चुका, आगे से मैं बताऊंगा नहीं स्फीयर है तो थीटा 0। तो मेरे बेटा cos 0 हो गया 1, मार दिया शॉर्टकट, ये गया हमारा खत्म। तो बेटा E कांस्टेंट है बाहर। अब आप कहोगे E कांस्टेंट कैसे है? भाई साहब मैं तब से भौंक रहा हूं, जितना फील्ड यहाँ उतना ही फील्ड यहाँ उतना ही यहाँ। मैंने स्फीयर बनाया इसलिए था जिससे E कांस्टेंट हो जाए। कोई बच्चा कहता सर स्फीयर की बजाय कोई और शेप ले लेते तो बेटा E कांस्टेंट नहीं होता। E कांस्टेंट नहीं होता तो बाहर नहीं आता, और बाहर नहीं आता तो इंटीग्रेशन पे लफड़ा पड़ जाता। ये तो बड़ी इजीली हो गया। तो हमेशा ऐसी चीज बनाओ जो E कांस्टेंट होके बाहर आ जाए। तो E बाहर आ गया, राइट साइड। अच्छा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पे देखो, Q क्या होता है? चार्ज या चार्ज एनक्लोज्ड? किसके एनक्लोज्ड? डॉटेड स्फीयर के या रियल स्फीयर के? मेरे डॉटेड स्फीयर के, सुनो, मेरे डॉटेड स्फीयर के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज भी है, डॉटेड के अंदर ये भी है, डॉटेड के अंदर ये भी है, यानी सारा चार्ज मेरे डॉटेड के अंदर है। तो जो अंदर वाला चार्ज है क्यों ही रखेंगे। समझ में आ गया? जवाब भाई साहब 34 साल घास काटी है इतने एक्सप्लेनेशन के लिए। तो मेरे बेटा ऐसा है बेटा, अपने को आना और दूसरे के दिमाग में पहुंचाना दो अलग अलग चीजें हैं। इसका यदि पता करना हो, एक छोटे बच्चे को एक दिन अपने पास बिठा लो जिसे मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना ना आता हो, उसे डिवीजन सिखा के देख ले। भाई साहब थोड़ी देर में वो कुट जाएगा ढंग से, कारण पल्ले नहीं पड़ता। तो खैर अपने मुद्दे पर बीच में टॉपिक चेंज किया था। अब बताओ इंटीग्रल डीएस खुद बोल दो, छोटा सा डीएस। अच्छा मैं बनाऊंगा, आप बताना सही जगह डीएस ले रहा हूं या गलत जगह? क्या गलत जगह? भाई साहब गॉस थ्योरम तो मैंने डॉटेड वाले पे लगाई है, इमेजिनरी गॉसियन ये है, तो डीएस इस पे लेंगे, सारे डीएस का सम यानी इसका 4 पाई आर। 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर या कैपिटल आर स्क्वायर? डॉटेड वाले की स्मॉल आर है, इनर वाले की कैपिटल आर है। ठीक है बेटा, इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो भाई साहब वही आंसर आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये नई चीज सीखने को मिली। यदि पॉइंट चार्ज होगा तो भी वही फॉर्मूला है,
और स्फेरिकल चार्ज होगा तो भी वही फॉर्मूला है। तो इसीलिए गॉस थ्योरम हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो या कूलम्ब लॉ हो, वो हर स्फेरिकल बॉडी पे एप्लीकेबल है। अब आता है इनसाइड वाला, और इनसाइड वाला समझ में आते के साथ ही हमें एक नए कंसेप्ट पर बढ़ जाएंगे। मेरे बेटा ये मेरा अगला पार्ट आ गया, चार्ज क्यू। मैं पहले ही कह रहा हूं, देख स्कूल में कई टॉपिक आपको छुड़वा देंगे, आपको कोई रिस्क नहीं लेना है, मेरे से पूछे बगैर कुछ नहीं छोड़ना। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, बुक में जो सिलेबस लिखा है उसकी इंटरप्रिटेशन गलत कर देते हैं। मान लो सिलेबस में लिखा है इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स एप्लीकेशन, तो उसमें ये सारी इन्वॉल्व हो गई, वो सारी नहीं इन्वॉल्व करते, वो कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है। 11th क्लास में सेंट मैरी का क्या हाल किया था, लास्ट के चैप्टर ही उड़ा दिए थे। सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव भी सिलेबस में नहीं है। तो आप मेरे से पूछे बगैर कुछ नहीं छोड़ने के, अदरवाइज अभी तो हो जाएगा सब कुछ ठीक, लेकिन अगले साल बैक बच जाएगा। जब कंपटीशन देने जाओगे तब तो बहुत बुरा हाल होगा, बोर्ड एग्जाम में बुरा हाल हो जाएगा। मेरे से पूछे बगैर कुछ नहीं छोड़ना। तो मेरे बेटा ये है चार्ज क्यू। अब की बार हमसे बोला गया कि आप इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर फील्ड बताइए, लेकिन अब ये आउटसाइड पर नहीं इनसाइड पर है। बस यहीं से ट्विस्ट आ जाता है। मैं इतना तो समझ गया, एक अकेले पॉइंट पर गॉस थ्योरम तो लगेगी नहीं। मैं ये समझ गया, मान लो यहां ई फील्ड है तो यहां भी ई, यहां भी ई, सब जगह ई होगा, तो मैंने गॉसियन स्फीयर भी बना दिया। पहले फील्ड आउटसाइड निकालना था तो गॉसियन स्फीयर आउटसाइड बनाया था, अब फील्ड इनसाइड निकालना है तो गॉसियन स्फीयर इनसाइड बना दिया। अब अप्लाई गॉस थ्योरम, इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू, बोलो कुछ मैंने गलत लिख दिया, क्या गलत लग रहा है अभी आपको? अब मैंने क्या लिख दिया, आप ये बताओ, मैं गॉस थ्योरम किस पे लगाऊंगा, डार्क वाले स्फीयर पे या डॉटेड वाले पे? मुझे चार्ज कौन सा चाहिए, डार्क के अंदर वाला या डॉटेड के अंदर वाला? डॉटेड के अंदर वाला चार्ज। ये प्लस चार्ज डॉटेड के बाहर है, अंदर नहीं। ये प्लस डॉटेड से बाहर है, अंदर नहीं। यदि सारा चार्ज डॉटेड स्फीयर के बाहर है, अंदर नहीं, तो अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है। अंदर और जब अंदर चार्ज नहीं है तो बेटा फ्यूज लो। समझ में जिसको आ गया वो हाथ उठा दे बेटा, गला बैठ जाता है बुरी तरह से। आ गया? झूठ बोलोगे पाप पर चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा, हम बोल देंगे झूठ। ठीक ठीक, चलो अब तो आगे की फॉर्मेलिटी रह गई भाई। अगली लाइन पे लिखोगे ई डी एस कॉस थीटा, थीटा हमेशा स्फीयर में 0 ही आता है। कॉस 0 1 0, राइट साइड तो खत्म, ई कांस्टेंट है, बाहर आ गया। जितना फील्ड यहाँ उतना यहाँ, ई बाहर आ गया, रह गया इंटीग्रल डीएस। इंटीग्रल डीएस यानी सारे डीएस का सम 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा 0/4 पाई आर स्क्वायर। 100 बात के बाद 0 आ गया। आज आपने प्रूव कर दिया कि जो चार्ज स्फीयर होते हैं, चार्ज स्फीयर, उसके बाहर तो फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहां आर सेंटर से पॉइंट तक की डिस्टेंस को कहते हैं, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अब यदि मैं कहूं से ग्राफ से रिप्रेजेंट करो, तो मेरे बेटा इसका ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, लास्ट ईयर जेई का पूछा हुआ है, लास्ट टू लास्ट ईयर जेई का पूछा हुआ है। ई वर्सेस आर के 4 ऑप्शन थे, सही ढूंढना था। तो ये है कैपिटल आर, ये इसका ग्राफ ऐसे आएगा, ये कैसे आया 2 मिनट में समझ लो। कैपिटल आर है इसकी रेडियस। मुझे बताओ, जब तक मेरा पॉइंट सेंटर से मतलब स्फीयर के अंदर रहेगा तो फील्ड 0 रहेगा। तभी स्फीयर की रेडियस ये थी कैपिटल आर। तो जब मेरा पॉइंट स्फीयर के अंदर था, कैपिटल आर के अंदर था, कैपिटल आर से कम था, तो फील्ड 0 था।
सरफेस पर आते के साथ ही ये फॉर्मूला लग गया। सरफेस के अंदर ही तो जीरो था, सरफेस पर आते के साथ ही कौन सा फॉर्मूला लग गया? बोल दो, देख आलस नहीं करो, अब खत्म होने वाला है। बोलो क्या फॉर्मूला लग गया? जब मैं बाहर गया तो आर धीरे धीरे बढ़ने लगा, जैसे जैसे मैं बाहर दूर जाऊंगा तो आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो फील्ड कम होगा। अब बाहर वाला फॉर्मूला लगाया तो पता चला कि आर के राइज होने से ई रिड्यूस हो रहा है, तो तभी जब मैं बाहर आ गया तो आर के बढ़ने के साथ साथ ई में कमी देखी गई, और वो भी बड़ी रैपिड कमी थी, क्योंकि ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। आर के डबल होते ही ई 1/4 रह जाता है। तुम यदि मेरे ग्राफ को ध्यान से देखो, यहाँ जितना फील्ड दिखाया है इसको डबल कर दे रफली, तो मैंने लगभग इसे इसका 1/4 दिखाया है। भाई ये हाफ का हाफ रफली, भाई मैंने कोई नाप जोक के नहीं बनाया। कम होने के भी तो कई तरीके हैं। मैं ये भी तो दिखा सकता था कि ऐसे कम हुआ, मैंने ऐसे कम क्यों दिखाया? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, आर बढ़ेगा तो ई बड़ी तेजी से कम होगा। तो सारा ग्राफ हमारा तैयार कि जब तक स्फीयर के अंदर है जीरो फील्ड, सरफेस के बाहर ये वाला ग्राफ आता है। तो ये मेरा ई वर्सेस आर का सारा टॉपिक कंप्लीट। अभी गॉस थ्योरम में अगली एप्लीकेशन आएगी। अभी आज हमने कौन कौन से पढ़े हैं? पॉइंट चार्ज, स्फीयर के इनसाइड, स्फीयर के आउटसाइड। एक चीज मैं तुम्हें बता के और इसे खत्म करूं, मेरे बेटा बोर्ड में पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है, जब आकाश में बिजली चमक रही हो, लाइटनिंग हो रही हो, तो वेयर आर वी मोर सेफ, इनसाइड अ कार और अंडर अ ट्री? अंडर द। अब मैं जवाब दे रहा हूं इसका। आपने बेटा 2 मिनट शांति से देखना, किसी भी चार्ज बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, जबकि चार्ज बॉडी के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड वो जगह है जहां पर चार्जेस पर फोर्स लगते हैं। हमारी बॉडी भी चार्जेस से बनी है। कई बच्चे कहते हैं नहीं जी हम तो अनचार्ज है। भाई साहब बने तो एटम से हो। यदि आप एटम से बने हो तो आप में न्यूक्लियस भी है, आप में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, जरा गौर से सुनिए। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एटम जाता है तो न्यूक्लियस फील्ड की डायरेक्शन में खींचता है और इलेक्ट्रॉन फील्ड के अपोजिट, जिससे एटम विशेप होने लगते हैं। और कई बार फील्ड स्ट्रॉन्ग हो तो एटम टूट जाते हैं। बिल्कुल लास्ट पॉइंट चल रहा है, 2 मिनट और सुन लो ध्यान से, फिर चले जाना। तो मेरे बेटा एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो एटम पोलराइज हो जाते हैं। प्लस चार्ज एक तरफ खींचता है, माइनस एक तरफ खींचता है, और फील्ड स्ट्रॉन्ग हो तो टूट भी जाता है। तभी मान लो मैं एक एटम को इसके अंदर रख दूं तो वो सेफ है, फील्ड नहीं है। बाहर रख दूं, बाहर एटम को रख दूं तो फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज इधर खींचेगा, निगेटिव इधर। तो हमारी बॉडी एटम से बनी है। जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में खड़े हो जाते हैं तो हमारी बॉडी का हर एक एटम पेन करता है। पॉजिटिव न्यूक्लियस अलग भागते हैं, इलेक्ट्रॉन अलग भागते हैं, जिससे हमारी बॉडी में एक स्ट्रेस पैदा हो जाता है। और ज़रूरत से ज़्यादा फील्ड है तो एटम्स टूटने लगते हैं, सेल्स डैमेज हो जाती हैं और आदमी की डेथ तक हो सकती है। हॉलो कंडक्टर के अंदर कभी फील्ड नहीं होगा, एटम्स डैमेज नहीं होंगे। तो जब बिजली गिरती है, आप कार के अंदर हैं या किसी भी हॉलो कंडक्टर के अंदर हैं, जो एरोप्लेन पे लगभग हर 10 में से 2 बार बिजली गिरती है। फ्लाइट के समय हमें पता भी नहीं चलता, हल्का सा किंक सा आता है और निकल जाते हैं, क्योंकि हम हॉलो कंडक्टर के अंदर है। एरोप्लेन की बॉडी कंडक्टिंग है, जब उसमें चार्ज गिरता है तो अंदर हर आदमी सेफ है। लेकिन जब आदमी अंडर द ट्री खड़ा हुआ है, वहां पर चार्ज आ गया तो वो हॉलो कंडक्टर के अंदर नहीं होगा, वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड में होगा और रिस्क फैक्टर उस पर बहुत ज़्यादा होगा। तभी कहते हैं जब कभी बिजली चमक रही हो, गिरने का खतरा हो, कार में चले जाओ, बस में चले जाओ, हॉलो कंडक्टर में चले जाओ। हॉलो कंडक्टर में आप सेफ रहेंगे। तो लास्ट पॉइंट, वेयर आर वी मोर सेफ, इनसाइड द कार और अंडर अ ट्री?
रीजन और बता दो और पैकअप करो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो कंडक्टर इज 0। ठीक है, ये थी पढ़ाई आज तक। इंतजार कीजिए कल तक। बाय बाय।